हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ पेरीविंकल पढ़ेंगे। पेरीविंकल का बॉटनिकल नाम होता है कैथरैंथस रोजस एंड इसकी जो फैमिली होती है वो होती है एपोकाइनेसी एंड क्रोमोसोम नंबर 16। ये जो पेरीविंकल है इसका जो कॉमन नेम है वो सदाबहार है और ये ऐसा दिखता है। जैसे कॉमनली ये सब ट्रॉपिकल रीजन में तो बहुत पाया जाता है और ये मल्टी कलर का भी हो सकता है। वैसे वाइट एंड पिंक कलर जो होता है वो उसका कॉमन होता है। और इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो इसमें 100 से ज़्यादा एल्कोलाइड्स होते हैं और इसमें जो मेन एल्कोलाइड होता है बिनक्रिस्टिन एंड बिनब्लास्टिन। जो बिनक्रिस्टिन एंड बिनब्लास्टिन है ये कैंसर थेरेपी में भी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और ये जो बिनक्रिस्टिन एंड बिनब्लास्टिन है ये एल्कोलाइड सबसे ज़्यादा जो इसका प्रोडक्शन होता है वो अमेरिका में होता है, क्योंकि अमेरिका के पास ही इसका जो पेटेंट है इसके एक्सट्रैक्शन का। और उसका जो ओरिजिन है ये मेडागास्कर है एंड मेडागास्कर के बाद ये इंडिया एंड इंडोनेशिया रीजन में स्प्रेड हुआ था। और अब तो ये इंडिया में अराउंड 3000 हेक्टेयर में प्रोडक्शन किया जाता है इसका। अराउंड मोर देन 1000 टन्स लीव्स जो उसकी एनुअली यूएस कंज्यूम करता है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन जो है बिन ब्लास्टन एंड बिन क्रिस्टन का वो यूएस ही करता है। इसका जो मेडिसिनल प्रोडक्शन है वो काफ़ी कंपनियों के पास है, लेकिन जो इसका सिर्फ एक्सट्रैक्शन है वो यूएस के पास ही है। अगर प्लांट का डिस्क्रिप्शन लिया जाए तो ये पेरेनियल हर्ब है which grow up to 90 to 120 centimeter tall. It is a diploid with chromosome number 2 and equals to 16. इसकी जो वेराइटीज़ एंड टाइप्स हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। रोज़ जो पर्पल फ्लावर है वो कल्टिवेटेड ड्यू टू हाई एल्कोलाइट कंटेंट एंड वाइट फ्लावर जो है उसमें 2 वेराइटी है, निर्मल एंड धवल, जो कि CIMAP सिमैप लखनऊ के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया है। ये आपने देखा ही होगा, ये फ्लावर यही सदाबहार है, इसी को पेरीविंकल कहते हैं। इसकी जो लीव्स हैं इसमें जो मोर देन 100 एल्कोलाइट्स होते हैं, लेकिन जो मेन एल्कोलाइट होता है बिन क्रिस्टन एंड बिन ब्लास्टन, इसी से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये इसका सीड है। इसका जो प्रोडक्शन है वो हार्बेसियस कटिंग से होता है, बट इसमें जो सीड है ये 45 डेज तक तो इसमें जो है वो डोरमेंट रहता है। उसके बाद ये मतलब डोरमेंसी से स्टेज से जब बाहर आ जाएगा फिर ये जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। ये ब्लैक कलर के सीड्स हैं इसके। अब इसकी अगर सॉइल देखें कि कौन सी सॉइल में ये अच्छे से ग्रोथ कर सकता है या फिर इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन सी सॉइल में सबसे अच्छा है, तो अगर हम देखा जाए द क्रॉप इज़ हार्डी एंड ग्रो वेल ऑन वाइड वेराइटी ऑफ द सॉइल। इसके लिए कोई भी टाइप की सॉइल चलेगी एक्सेप्ट दो सॉइल विच हैव अल्कलाइन एंड वाटर लॉक्ड नहीं होनी चाहिए और अल्कलाइन नहीं होनी चाहिए, बस दो ही इसमें कंडीशंस हैं। डीप सैंडी सॉइल टू लोम सॉइल ऑफ मीडियम फर्टिलिटी आर प्रिफर्ड to large production of cultivation because of better development of roots and also easy to collect harvest time. अगर क्लाइमेट की बात की जाए, the distribution of the plant shows that there is no specificity in its climate requirement. It come up well in tropical and subtropical areas. It can be successfully grown up to an elevation of 13 meter above sea level. A well-distributed rainfall of 100 centimeter or more. However, the growth in tropical areas is better than growth of subtropical areas, where its growth is slow due to its low temperature in winter. The plant can either be propagated by seed or vegetatively through cutting, जिसमें हर्बेसियस कटिंग की बात की गई थी जो मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको अभी, तो इसमें हर्बेसियस कटिंग भी यूज्ड होती है। Since plant propagated by cutting flower earlier than the plant by seed,
It is recommended that for drug production of plant should be grown from seed, for seed production from cutting. Propagation by seed. Fresh seed collected a few months in advance are preferred at sowing, as they lose viability on long storage. The seeds can either be directly sown in the field or nursery can be raised and the seedling are transplanted. जैसे इसके जो सीड हैं वो कुछ महीनों तक ही वायबल होते हैं, इसलिए लॉन्ग स्टोरेज इसमें पॉसिबल नहीं है। और इसमें जो सीड है उनका हम पहले सबसे पहले नर्सरी में उसको हम उगाएंगे, उसके बाद उसको मेन फील्ड में हम ट्रांसप्लांट करेंगे। ये इसका मेथड है सीड कलेक्शन का, कि जब इसमें जो पॉट्स होती हैं जिसमें सीड्स होते हैं तो उनको हम तोड़ते हैं और ड्राई करके उसको अलग कर लेते हैं उसकी सीड्स को। अगर डायरेक्ट सोइंग करेंगे तो उसमें सीड रेट 2.5 kg पर हेक्टेयर होगा, जो ब्रॉडकास्टेड ऑन मानसून, मतलब मानसून के टाइम पे इसको हम ब्रॉडकास्ट कर देंगे। और लाइन स्पेसिंग में इसको 30 to 45 सेंटीमीटर मेंटेन कराएंगे लाइन स्पेसिंग में। सिंस द सीड्स आर वेरी स्मॉल, for ease in handling and distribution, they are mixed with sand about 10 times its weight। जैसे ब्रॉडकास्टिंग में हम डायरेक्टली सीड का ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम सैंड, मतलब इसके अगर 100 ग्राम्स ऑफ सीड हैं तो हम उसको तो हमको 1000 ग्राम्स ऑफ सैंड लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसका 10 टाइम हमको चाहिए। जब हम उसको 1 kg ऑफ सैंड में 100 ग्राम ऑफ सीड्स को मिलाएंगे देन ब्रॉडकास्ट कर देंगे उसको फील्ड में। Germination takes place after about 7 to 8 days. After germination, it complete the seedling are thinned and spacing of 30 to 40 centimeter within the row. The flowering starts 40 to 45 days after sowing. Nursery preparation and transplantation. The other advantage to this method in comparison to direct sowing is that healthy and vigorously growing seedling can be selected in the inferior one can be discarded. The raised nursery bed in March-April in rows spacing 8 to 10 centimeter apart from 1.5 सेंटीमीटर डेप्थ। जैसे नर्सरी प्रिपरेशन की बात की है कि अगर हम उसके नर्सरी बेड को रेज करेंगे मार्च या अप्रैल टाइम में, तब हम उसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे पाएंगे, कंडीशंस दे पाएंगे और उसकी जो फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। उसके बाद हम उसमें रो स्पेसिंग कराएंगे 8 to 10 सेंटीमीटर अपॉर्ट, जो कि 1.5 सेंटीमीटर डेप्थ में होगी। About 500 grams of seed will be enough to raise seedling to cover 1 hectare of area। उसमें हमको 2.5 kg चाहिए था ब्रॉडकास्टिंग में, इसमें हमको 500 ग्राम इनफ हो जाएगी 1 हेक्टेयर एरिया के लिए। आफ्टर 2 months ऑफ जर्मिनेशन द सीडलिंग्स आर रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन द फील्ड। मतलब 2 मंथ के बाद जब हम नर्सरी को रेस करेंगे, उसके नर्सरी का जो डे 1 होगा वहाँ से लेके आफ्टर 2 मंथ, मतलब 60 डेज के बाद हम उसको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देंगे। जो एक ऑप्टिमम पॉपुलेशन लेके चलनी होगी पर हेक्टेयर में, उसमें 74,000 प्लांट्स होने चाहिए। और अगर हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करें, सॉफ्ट वुड कटिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटरल शूट शुड प्रूव्ड बेटर देन आइदर हार्ड और सेमी हार्डवुड कटिंग। Cutting is of about 10 to 15 centimeter length with a minimum 5 to 6 nodes are ideal and result in 90% of rooting। जैसे अगर हम इसमें कटिंग लेंगे तो कटिंग अबाउट 10 to 15 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, जिसमें 4 to 5 नोड्स होनी चाहिए। अगर नोड्स ज़्यादा होंगी तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लेटरल ब्रांचेस आ जाएंगी, लेटरल ब्रांचेस आएंगी, रूटिंग अच्छी होगी तो हम एक हेल्दी प्लांट्स को ग्रो कर पाएंगे। ये मेथड है उसको कटिंग लेने का, इसका हर्बेसियस कटिंग। अब मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की बात करें तो अबाउट 20 टन्स ऑफ हेक्टेयर, मतलब 20 टन्स ऑफ FYM पर हेक्टेयर। और NPK जो है वो 20:50:50
75 kg पर हेक्टेयर बेसल डोज देनी है। और ऑन 60 days आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग अप्लाई 50 kg ऑफ नाइट्रोजन एज अ टॉप ड्रेसिंग। अगर हम जो सेकेंड डोज देंगे उसमें 50 किलो हम नाइट्रोजन देंगे एज अ, नाइट्रोजन मतलब यूरिया देंगे हम उसमें। इरिगेशन में क्या है, इन अ प्लेस वेयर रेनफॉल इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर एंड द प्लांट डू नॉट रिक्वायर एनी इरीगेशन। मतलब ऐसा इसमें इरिगेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं अगर रेनफिट है, ठीक है। तो और अगर रेनफिट नहीं है मतलब इरिगेटेड कंडीशन है, थोड़ा सा ड्रॉट टाइप कंडीशन है, तो उसमें 4 से 5 हम इरिगेशन दे भी सकते हैं ऑप्टिमम यील्ड के लिए। इसमें बीट कंट्रोल का क्या है, 2 बीडिंग्स आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट बीडिंग मे बी डन आफ्टर 50 days ऑफ सोइंग एंड सेकेंड बीडिंग एट 120 days आफ्टर सोइंग। अगर हम मल्चिंग कर देंगे फील्ड में विद अ कट ग्रास और राइस स्ट्रॉ, तो उसमें बीट की ग्रोथ है वो हम उसको रोक सकते हैं। इसमें पेस्ट एंड डिजीज़ का क्या है, लिटिल लीफ हो सकती है ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ माइकोप्लाज्मा रिजल्टिंग स्टंटेड ग्रोथ। मतलब अगर इसमें ये हो गया माइकोप्लाज्मा की उससे हो गया मतलब इन्फेक्शन से लिटिल लीफ, तो उसमें क्या है कि उसकी ग्रोथ को स्टंट कर देगा, रोक देगा। और दिस कैन बी इफेक्टिवली चेक्ड बाय द अपरूटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द अफेक्टेड प्लांट। मतलब उसमें क्या है कि अगर आपको कोई मिल रहा है लिटिल लीफ का अफेक्टेड प्लांट, तो उसको वहीं पे उखाड़ लीजिए और उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। इसमें डाई बैक, मतलब डाई बैक में क्या होता है, टॉप से जैसे ये प्लांट है तो इसमें ऊपर से ये ब्लैक होता आएगा, पूरा पूरा रॉटेड हो जाएगा, ये डाई बैक होता है। इसमें क्या है, इसके कंट्रोल मेजर्स के लिए क्या है, मैन को जैब दे दो, लगभग 10 से 15 दिन के इंटरवल्स में देते रहो उसको। अब हार्वेस्ट कैसे करेंगे इसको, हार्वेस्ट क्या है, इसकी ईल्ड क्या है, ये देखेंगे। जैसे लीव्स, स्टेम्स एंड सीड्स, फॉर लीव्स द लीफ स्ट्रिपिंग ट्वाइस, ठीक, फर्स्ट आफ्टर 6 month एंड सेकेंड आफ्टर 9 month। मतलब उसमें अगर लीव्स लेनी है तो एक 6 महीने के बाद, और एक दूसरी जो लेनी है वो लेनी है 9 महीने बाद। कब, सोइंग के जस्ट 6 महीने बाद और सोइंग के ही जस्ट 9 months के बाद। अगर रूट चाहिए तो जब हम क्रॉप पूरी हार्वेस्ट कर लेंगे लगभग 12 महीने के बाद, फिर हम उसके जो प्लांट करेंगे मतलब कट कर देंगे 7.5 सेंटीमीटर ऊंचाई से। मतलब जैसे ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, यहाँ तक आ रहा है 7.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ऊपर हम इसको कट कर देंगे। ये जो रूट सेक्शन है इसको हम बाद में पूरा कलेक्ट कर लेंगे। और इसके जो सीड्स कैसे कलेक्ट करेंगे, इट हैज़ टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द मैच्योर पॉट्स 2 to 3 months बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ होल प्लांट। जब हम पूरा पेड़ हार्वेस्ट कर लेंगे, ठीक है, तो लगभग 2 से 3 महीने बाद इसमें हम पॉड का कलेक्शन करेंगे और उस पॉड में से हम उसकी सीड्स को निकाल लेंगे। अब इसकी ईल्ड क्या है पेरीविंकल की, जैसे 4 टन्स पर हेक्टेयर लीव्स, 1.5 टन्स हेक्टेयर स्टेम, ठीक, 1.5 टन्स पर हेक्टेयर रूट मतलब एयर ड्रायड। ये है इरिगेशन मतलब इरिगेटेड कंडीशन का। अगर रेनफिट कंडीशन की बात करें तो अराउंड 2 टन्स पर हेक्टेयर लीव्स, 0.75 टन्स पर हेक्टेयर इसमें क्या है, स्टेम एंड रूट्स, वो भी एयर ड्रायड। और इसमें जो एल्कोलाइड कंटेंट है बिन ब्लास्टिंग का है 0.002% और बिन क्रिस्टन का है 0.005%। मतलब ये जो सारा कलेक्शन हो रहा है लीव्स का, स्टेम्स का, रूट का, इन सब में जो बिन प्लास्टिन एंड बिन क्रिस्टन है ये अल्कलाइड्स पाया जाएगा। और उसका एक्सट्रैक्शन जैसे हमने बात की कि यूएस के पास ही है, क्योंकि यूएस के पास ही उसका एक्सट्रैक्शन का पेटेंट है। उस पेटेंट का पूरा जो वो है प्रॉफिट, वो सब यूएस को ही जाता है। और यूएस ही जो बिन ब्लास्टन एंड बिन क्रिस्टन का सप्लाई करता है उन इंडस्ट्रीज़ पे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ पे, जो कि वो कैंसर ट्रीटमेंट वाली मेडिसिन बनाएगी। थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।